तो मेनली सी सेट को समझने के लिए सबसे पहले हमको सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो ये सी सेट के लिए स्पेसिफिक नहीं है सिलेबस वाला अप्रोच। तो मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं अभी सर्विस में हूँ, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में। तो मैंने जितनी बार भी प्रीलिम्स दिया है मेरा हर बार क्लियर हुआ है। मैंने 3 इंटरव्यूज़ दे रखे हैं और मेरा 2 बार सिलेक्शन हो चुका है। तो मतलब मेरे को थोड़ा पूरा टाइप से अंडरस्टैंडिंग है। बट सी सेट इस मैं मतलब मेरा, क्योंकि मैं आईआईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा इसमें एज है। तो सिलेबस मतलब अगर आप जीएस का भी देखेंगे फॉर प्रीलिम्स फॉर मेंस, तो ऐसा यूपीएससी ने हमको है ना सिर्फ 2 ही सोर्सेज दे रखे हैं कि यूपीएससी को समझने के लिए, जो मतलब प्राइमरी सोर्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्या है, एक तो सिलेबस उन्होंने बोला है कि ये आप पढ़ के आइए, इस पे हमारा एग्जाम होगा। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स इज सिलेबस, उसको अच्छे से देखना है। ना सिर्फ सी सेट का, जीएस का भी, प्रीलिम्स का, जीएस का, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी। सेकंड सोर्स क्या रहता है जो यूपीएससी हमको देता है, कि यूपीएससी के खुद के क्वेश्चन पेपर्स। सिर्फ 2 वे में कम्युनिकेट करता है यूपीएससी हमको, या तो सिलेबस देके जो नोटिफिकेशन में आता है, या तो फिर उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसके बाद क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो मतलब नॉर्मली अगर आपने पहले सी सेट दिया है, आपने खुद ने फेस किया होगा कुछ प्रॉब्लम्स, और काफी सारी प्रॉब्लम्स ये भी हो सकता है कि आपको खुद को पता ही ना हो कि आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके कम स्कोर आ रहा है। तो पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, आप उसके बाद ही उस पर एफर्ट डाल पाएंगे और इंप्रूव कर पाएंगे। तो चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इसके बाद सी सेट अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है अब। तो सी सेट का मतलब हिस्ट्री ऐसा टाइप से है कि 2011 में पहली बार सी सेट आया था, और जब वो आया था तो पहले जो कट ऑफ निकलती थी वो जीएस प्लस सी सेट कंबाइंडली निकलती थी। मतलब आउट ऑफ 400 हमारा फाइनल कट ऑफ आता था जो मेंस के लिए सेलेक्ट होते थे स्टूडेंट्स। आफ्टर 2015 इसको क्वालिफाइंग कर दिया है, तो इसका इंपॉर्टेंस एकदम से बहुत गिर गया था कि 33% है। तो जिसका भी, जैसे मैथ बैकग्राउंड वाले मैथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करके पास हो जाते थे, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं वो थोड़ा इंग्लिश वाला प्लस थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग देख के, तो ऐसे क्लियर हो जाता था मोस्टली 2018-19 तक। बट आफ्टर दैट सी सेट का डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज होता गया, और 2023 में उसका पीक आया, अभी तक का जो पीक था। और जो मैथ्स बैकग्राउंड के भी हैं, चाहे आईआईटी एनआईटी जो भी हैं, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करके गए या उन्होंने रिसेंटली नहीं किया, तो सबने स्ट्रगल किया और बहुत सारे लोग फेल हो गए। इसकी वजह से ही हम देखेंगे कि मतलब जीएस की कट ऑफ भी कम होती गई, जिसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। और आपको डिवोट करना पड़ रहा है टाइम सी सेट को बहुत ज़्यादा, या आप डिवोट नहीं कर रहे हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि यार जीएस मेरा क्लियर हो भी सकता है और सी सेट रह जाए तो। और वो सबसे ज़्यादा गंदा लगता है, अगर आपका जीएस का क्लियर हो रहा है और सी सेट नहीं हो रहा, तो वो ऐसा लगता है बहुत ब्लंडर हो गया हमारे साथ। देखते हैं, ये हमारा सिलेबस है जिसमें हमने कहा था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और ना सिर्फ सी सेट का, आपको सारे जो मतलब स्टेजेस हैं कि प्रीलिम्स और मेंस, सबका सिलेबस है ना, कुछ कुछ टाइम बाद आप मतलब रिविजिट करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। आपका जो स्ट्रेटजी है वो अलाइंड रहेगी कि आप मिस आउट नहीं करेंगे। मतलब यूपीएससी में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रहती है। जैसे अपन स्कूल में थे 10th 12th या कभी भी, तो उसका एक ही बुक रहती थी, उसके ही क्वेश्चन रहते थे, उसमें से ही क्वेश्चन आते थे। बट यूपीएससी इज सो वाइड, तो आप कहीं, क्या पता आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं लेकिन फिर भी आप, क्या पता एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या आप कम हार्ड वर्किंग भी हैं और फिर भी आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो वो अनसर्टेनिटी भी है। तो वो आप अलाइंड कैसे रखेंगे, स्मार्ट हार्ड वर्क जैसे हर कोई बोलता है, तो उसमें आप कैसे रखेंगे, एक तो पीवाईक्यू वाला चीज़ और एक सिलेबस, तो इससे आपका अलाइंड रहेगा। तो ये जो पहले हमारे, ये हमारा यूपीएससी का खुद का हमने फोटो डाला हुआ है, इसका ही यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग के 2 आपके थोड़ा इंग्लिश टाइप का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी है, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये वर्ड्स इतने ब्रॉड है ना कि आपको लगेगा इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, तो ये कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि ब्रॉड दिख रहा है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक जाना है कि क्या पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू को रेफर करना पड़ेगा। तो ये ना सिर्फ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं ना, तो आप जैसे सर्विस के अंदर जाते हैं, तो अगर आप आईएएस हैं तो आपका फंड कैसे आप एलोकेट करेंगे, कहाँ क्या है, मतलब आपको प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, तो उसमें आपको पैटर्न रिकॉग्निशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आप आईपीएस हैं तो किसी एक एरिया में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, तो आप कैसे अपना मैन पावर को एलोकेट करेंगे। या आप इंडिया का बजट बना रहे हैं, तो लास्ट ईयर का बजट से आप सेम 10% इंक्रीज करके बजट बना दिया, तो वो गलत अप्रोच है। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, पैटर्न समझने पड़ेंगे कि कैसे अपने एफर्ट को एफिशिएंटली आप डाल पाएं और कैसे इंप्रूव करना है। तो वो सर्विस में आने के बाद भी इंपॉर्टेंस रहेगा, और एग्जाम क्लियरेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैटर्न समझे, क्वेश्चन का भी और ओवरऑल एग्जाम पैटर्न भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा वाइड है। लॉजिकल रीजनिंग के स्पेसिफिक अपने क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इसका एक मैं अगर स्पेसिफिक आपको एग्जांपल बोलूं, जैसे क्वेश्चन कुछ बहुत इजी, जैसे 17 to 50
आपका क्या होगा, है ना। तो अगर आपने मैथ नहीं किया, आपको मान लो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपके ऑप्शन ऐसे बना दिए कि ये 50 होगा, सेकंड ऑप्शन है 70 होगा, थर्ड ऑप्शन है ये 100 होगा, और फोर्थ ऑप्शन है 3500 होगा, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है। क्या पता है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता, बट ऑप्शन अगर ऐसे दे रखे ना, तो ये तीनों ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो गए आप, क्योंकि ये बहुत छोटे नंबर हैं, आपको पता है मल्टीप्लाई होने के बाद ये बड़ा नंबर बनेगा। तो आप इसको, जरूरी नहीं है आप इसको 70 into 50 को आप 0 0 ऐसे मतलब कैलकुलेट करें इसमें 350 और आपका 3500 आंसर लेके आए और फिर ही इसको टिक मार्क करें, बिकॉज इससे आपका एग्जाम के अंदर टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हो रहा है, आपकी मेंटल एबिलिटीज आ रही है, आप थक जाओगे एग्जाम के अंदर, और ना मतलब ये टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। आप यहाँ जो भी आपके 30 सेकेंड्स थे या 1 मिनट था आपके क्वेश्चन का, वो आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा मॉरलिटी और वो सब क्वेश्चन नहीं लाने कि हमने तो प्रॉपर आंसर निकाला ही नहीं, मैं तो ऐसे टिक नहीं करूंगा, वो इमोशनल नहीं होना इस चीज के लिए। इसके बाद हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी भी मतलब उसी टाइप का है। फिर बेसिक न्यूमरेसी, ये क्वांट वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हैं। बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। यहाँ की टर्म है क्लास 10th लेवल, वो आपसे नहीं चाहती कि आप बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ें, 12th क्लास तक का आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ें या बहुत डिटेल में जाएं या मतलब ग्रेजुएशन का पढ़ें। आप 10th लेवल तक की चीज को कैसे यूटिलाइज करके उसके बाद आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक से आप कैसे वो निकाल दें। अब अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूला पता है और उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, तो काफी बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यार ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है और गलतियां हो सकती है। तो जितना मिनिमम आप कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं और फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि यार इसका मैं ऐसे भी अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो ईज ऑफ वे रहेगा आपके लिए एग्जाम में, और उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा क्लास 10th लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट हमको उतना ही चाहिए, बट कॉमन सेंस उसके बाद लगाना है हमको, पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वो हमको यूज करना है। आप देखते हैं कि टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो जैसे मैं कह रहा था इसमें अनसर्टेनिटी है या क्वेश्चन कहीं से भी कितने भी आ रहे हैं, बट थोड़ा बहुत आप पैटर्न देख सकते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंटली नंबर सिस्टम जैसे है आपका, तो उसमें 5, 8, 18, 13 तो काफी बड़ा नंबर है 22, तो कंसिस्टेंटली इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कम भी आ रहे हैं कभी ज्यादा भी आ रहे हैं, बट एक डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। इसके बाद और ज्यादा क्वेश्चंस आपके पी एंड सी वाला, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है, वहां आपका इंक्रीज हुआ है कि पहले 2, 2, 3 आता था और अभी 11 आ रहा है। तो नॉर्मली ये वाला टॉपिक पी एंड सी जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उन लोगों को एकदम से डिफिकल्ट लगता है, यार ये कैसे हो रहा है, इसमें इतना नंबर कैसे आएगा, कितने वेज में होगा, तो उस तरीके से माइंड ट्रेंड नहीं है, तो एकदम से डिफिकल्ट लगता है। जैसे लेकिन परसेंटेज टाइप के जो टॉपिक्स हो गए, एजेस एंड मतलब टाइम एंड वर्क, इस टाइप के क्वेश्चन उनने थोड़ा देखे होते हैं, मतलब 8th क्लास में आता है, हमारा 10th क्लास में आता है, तो वहां थोड़ा सा ईज रहती है नॉर्मली सेइंग। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो कहीं पे भी डिफिकल्टी आपको लगेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट यहाँ हमारे क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट नेचर के इंक्रीज हुए हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ कंसिस्टेंटली, जैसे एजेस का एक एक क्वेश्चन आपका नॉर्मली आता रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक दो क्वेश्चन आपके नॉर्मली आते रहते हैं, है ना। परसेंटेज से फिर भी थोड़ा सिग्निफिकेंट नंबर भी आता है, कहीं भी कभार कम भी हो जाता है, तो इससे थोड़ा वेरिएबिलिटी भी आपको पता लग जाएगा और थोड़ा ये भी पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे कम या ज्यादा। इसके बाद हम डिफिकल्टी लेवल अगर देखें एग्जाम का, तो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो इस पैटर्न में आपको ये समझ में आएगा कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट मतलब बीच बीच में कम भी हुआ है कभी कभी, लेकिन जैसे यहाँ 14 है, 10 है, 12 है, यहाँ 14 है, तो इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन उतने ही रहे, बट ये मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है ना, ये एकदम से इंक्रीज हो गया 21 और 16, और इजी वाले एकदम से रिड्यूस हो गए हैं, तो ये मेजर चेंज है। तो मतलब इजीली हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा कि क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा सॉल्व किया 30-40 सेकंड्स और 1 मिनट में, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से ही मेनली हमारा पेपर डिफिकल्ट हुआ है।